नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 28 फरवरी 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1, गोबिंद सागर झील में क्रूज चलाने की तैयारी, साइट नोटिफाई करने के लिए टीम ने किया सर्वेक्षण। गोवा और मुंबई की तर्ज पर बिलासपुर की गोबिंद सागर झील में क्रूज चलाने जाने की तैयारी चल रही है। इस बाबत अब बिलासपुर से लेकर भाखड़ा डैम तक साइट को नोटिफाई करने की प्रक्रिया पर काम हो रहा है। पिछले दिन पर्यटन विभाग की टीम ने मंडी भराड़ी से लेकर भाखड़ा डैम तक क्रूज चलाने के लिए सर्वेक्षण किया और इसमें साइट को सही पाया है। ऐसे में तय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि गोबिंद सागर झील में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को लेकर मंडी भराड़ी से लुहनू तक साइट पहले ही नोटिफाई करवाई जा चुकी है। अब मंडी भराड़ी से लेकर भाखड़ा डैम तक की साइट को नोटिफाई करवाने की तैयारी चल रही है। इस पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक टेक्निकल टीम बनाई है। इस टीम द्वारा पिछले ही मंडी भराड़ी से भाखड़ा तक सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उपायुक्त के अनुसार मंडी भराड़ी से लुहनू तक की साइट नोटिफाई हो चुकी है, लेकिन इस एरिया में विंटर के बाद जल स्तर काफी कम हो जाता है, जिससे वाटर स्पोर्ट्स को गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है, क्योंकि यहां क्रूज और शिकारे चलाने की योजना है। ऐसे में मंडी भराड़ी से भाखड़ा तक साइट को नोटिफाई करवाने का कार्य चल रहा है। 4 मार्च को खुलेगा टेंडर। जिला प्रशासन ने गोबिंद सागर झील में पर्यटन आकर्षण बढ़ाने के मकसद से टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू करने पर फोकस किया है। टेंडर भी कॉल किए जा चुके हैं। यह टेंडर 4 मार्च को ओपन होगा। इस प्रक्रिया के बाद झील में जल्द ही क्रूज चलाया जाएगा। कोल डैम के लिए भी बन रही योजना। उपायुक्त के अनुसार कोल डैम में भी क्रूज व शिकारे चलाने की योजना है। कोल डैम में टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। प्रशासन व पर्यटन विभाग की टीम ज्वाइंट विजिट कर चुकी है। आने वाले समय में कोल डैम में भी पर्यटन आकर्षण का नया रोमांच देखने को मिलेगा। समाचार नंबर 2, लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप वेडिंग एक्सपीडिशन का रिकॉर्ड दर्ज, 25 डिग्री तापमान में शादी बनी चर्चा का विषय। जिला लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी के मोरंग में -25 तापमान में हुई डेस्टिनेशन वेडिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दंपति को लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप वेडिंग एक्सपीडिशन का रिकॉर्ड दर्ज करने पर सर्टिफिकेट दिया है। इस शादी में दुल्हन गुजरात राज्य से संबंध रखती है, लेकिन अब मुंबई में रहते हैं। दूल्हा रंजीत श्रीनिवास केरल राज्य का रहने वाला है, जो कि दुबई में कारोबार करते हैं। दुल्हन आर्या बुरा ने बताया कि वह स्पीति में 2021 और 2023 में अपनी गाड़ी में यहां सोलो ट्रेवलर के तौर पर आई थी। यहां की सुंदरता उन्हें बेहद पसंद है। उन्होंने बताया कि वे दोनों 13 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। मुंबई में जब रिंग सेरेमनी की थी तो उसी समय स्पीति में शादी करने का फैसला लिया था। स्पीति में ही डेस्टिनेशन वेडिंग करने का प्रस्ताव परिजनों के सामने रखा था, लेकिन उन्हें मनाना काफी चुनौतियों भरा था। रंजीत दुबई में कारोबार करते हैं।
वह दुबई में शादी करने के इच्छुक थे, जबकि रंजीत का परिवार केरल में शादी करवाना चाहता था। वहीं आर्या बुरा का परिवार गुजरात में शादी करने के पक्ष में था, लेकिन आर्या बुरा स्पीति में शादी करना चाहती थी। ऐसे में दोनों परिवारों को इस शादी के लिए मनाया। दोनों बर्फ में मंडप लगाकर 26 फरवरी को सारी रस्में हिंदू रीति रिवाज से पूरी करना चाहते थे। बुरा ने बताया कि जब शादी हो रही थी तो हल्का हल्का हिमपात हो रहा था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह शादी दर्ज हो चुकी है। उनकी टीम यहां आई थी। उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया है। समाचार नंबर 3। सुधीर शर्मा को धमकी देने वाले पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार, आरएस बाली ने सीएम को भेजा अनुरोध पत्र। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र के माध्यम से धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा को मिली जानलेवा धमकी को गंभीरता से लेते हुए इस पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने पत्र में अनुरोध किया कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा एक जनप्रतिनिधि और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता हैं। उन्हें इस तरह जानलेवा धमकी मिलना एक गंभीर मामला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि सुधीर शर्मा को धमकी देने वाले व्यक्ति और इसके साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने के लिए उचित कदम उठाने की कृपा करें। इस मामले की गहन जांच विशेषज्ञ एजेंसी को सुपुर्द की जाए। इसके लिए अगर जरूरी हो तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाए या फिर यह मामला सीबीआई को आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंपा जाए। समाचार नंबर 4। सिरमौर को हाथियों से बचाएगा एलिफेंट प्रोजेक्ट, केंद्र के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पहली किस्त की जारी। प्रदेश के जिला सिरमौर के मैदानी क्षेत्र में हाथियों के आतंक से तंग आ चुके बाशिंदों को अब राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एलिफेंट प्रोजेक्ट के लिए 89 लाख की राशि को स्वीकृत किया है, जिसकी पहली किस्त 39 लाख की राशि वन विभाग सिरमौर को शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। वन विभाग सिरमौर के तहत वन परिक्षेत्र गिरिनगर, पांवटा साहिब व नाहन वन मंडल के कोलर रेंज में हाथी नियंत्रण परियोजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा। बता दें कि जिला सिरमौर के पांवटा साहिब से लेकर कोलर रेंज के व्यापक वन भूभाग के अलावा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मार्गों से हाथियों के झुंड प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में किसानों की खड़ी नकदी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। हाथियों के आतंक से जंगलों में रोजमर्रा की कामकाज के लिए जाने के लिए किसानों को डर लगता है। एलिफेंट प्रोजेक्ट के तहत इन वन रेंजों में हाथियों पर दूर से निगरानी के लिए जहां वॉच टावर्स का निर्माण किया जाएगा। हाथियों की गतिविधियों के लिए तीनों रेस के विभिन्न क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों से जंगल लैस किए जाएंगे, जबकि प्रोजेक्ट के तहत गिरिनगर, पांवटा साहिब व कोलर रेंज के तहत आने वाले प्रत्येक एक गांव में कैपिकल्चर यानी मधुमक्खी प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हाथियों पर नियंत्रण होगा। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मधुमक्खी के छतों व डिब्बों के माध्यम से हाथी दूर भागते हैं। सोलर फेंसिंग के साथ गड्ढे खोद रोकेंगे रास्ता। हाथियों के आवागम के रास्तों को सोलर फेंसिंग व ट्रेंच यानी बड़े बड़े गड्ढों को बनाकर भी रास्ता ब्लॉक किया जाएगा। वन विभाग के कर्मी हाथियों की घुसपैठ को रोकने के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से भी स्थानीय वासियों को अवेयर करेंगे। हाथियों की घुसपैठ को रोकने के लिए नाइट विजन कैमरे, हाथी को खास दवा से बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलर गन उपलब्ध करवाई जाएगी। हाथियों की घुसपैठ से लोग परेशान। अरण्यपाल वन वृत्त नाहन सिरमौर बसंत किरण बाबू ने बताया कि जिला सिरमौर के मैदानी भागों में हाथियों की घुसपैठ रोकने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से 89 लाख के एलिफेंट प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है।
पहली किस्त के तहत 39 लाख की राशि भी स्वीकृत हो गई है, जिसके चलते मार्च माह से एलिफेंट प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिला सिरमौर के गिरिनगर, पांवटा साहिब व कोलर रेंज के तहत एलिफेंट प्रोजेक्ट के तहत कार्य होंगे। समाचार नंबर 5। औद्योगिक विकास योजना के 60 दावे मंजूर, 721.78 करोड़ का निवेश, 2118 लोगों को रोजगार। उद्योग विभाग की राज्य स्तरीय समिति ने औद्योगिक विकास योजना के 60 दावे मंजूर किए हैं। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आर.डी. नजीन ने मंगलवार को यहां राज्य स्तरीय समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की औद्योगिक विकास योजना के तहत दावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के दौरान समिति द्वारा कुल 60 दावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें प्लांट एवं मशीनरी में 721.78 करोड़ रुपए का निवेश और 2118 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। इन मामलों में कुल 235.72 करोड़ रुपए की सब्सिडी घटक शामिल हैं। समिति के सदस्य सचिव एवं निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने राज्य स्तरीय समिति के समक्ष दावे प्रस्तुत किए और मामला दर मामला विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया गया। इस औद्योगिक विकास योजना की मुख्य विशेषताओं में सभी पात्र नई उद्योग इकाइयों और प्रदेश में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए ऋण तक पहुँच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन शामिल है। यह प्रोत्साहन संयंत्र और मशीनरी में निवेश का 30% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए है। ऐसी इकाइयां अखिल भारतीय फायर टैरिफ के अनुसार फायर पॉलिसी सी में शामिल हैं और भवन व संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगी, जो वाणिज्यिक उत्पादन संचालन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत रही हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान स्थापित और विस्तार प्रदान की गई इकाइयों के लिए है। समाचार नंबर 6। ऊना से अयोध्या जाएगी तीसरी आस्था एक्सप्रेस। अंबनदौरा रेलवे स्टेशन से 4 मार्च को सुबह 6 बजे चलेगी रेलगाड़ी। अयोध्या धाम के लिए ऊना से तीसरी आस्था एक्सप्रेस ट्रेन 4 मार्च को चलेगी। विशेष ट्रेन अंबनदौरा रेलवे स्टेशन से 4 मार्च को सुबह 6 बजे रवाना होगी, जिसमें जिला कुल्लू व मंडी से 1074 श्रद्धालु अयोध्या धाम जाएंगे और श्री राम जी के दर्शन करेंगे। प्रदेश भर से यह तीसरी ट्रेन अयोध्या धाम के चलेगी। इससे पहले ऊना जिला के अंबनदौरा रेलवे स्टेशन से ही 5 फरवरी व 7 फरवरी को 2 विशेष ट्रेन के जरिए ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर के श्रद्धालुओं को श्री राम जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब जिला कुल्लू व मंडी के श्रद्धालु अयोध्या धाम जाएंगे। अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे, जहां विशेष ट्रेन में ही श्रद्धालुओं को खाने पीने का प्रबंध किया गया है। वहीं अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं के रहने व खाने का विशेष प्रबंध होगा। श्रद्धालुओं को श्री राम जी के भी विशेष दर्शन करवाए जाएंगे। आस्था एक्सप्रेस ट्रेन 4 मार्च सोमवार को अंबनदौरा रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी, जबकि 6 मार्च बुधवार को आस्था एक्सप्रेस ट्रेन अंबनदौरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। भाजपा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण तथा साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 फरवरी व 7 फरवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश से राम भक्तों की 2 ट्रेनें अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई थी। कुल्लू और मंडी जिला के 1074 श्रद्धालु करेंगे दर्शन।
प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि 4 मार्च को हिमाचल प्रदेश से राम भक्तों की तीसरी ट्रेन जा रही है। यह ट्रेन अम्ब रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे चलेगी। इस ट्रेन में मंडी और कुल्लू जिला से लगभग 1074 राम भक्त अयोध्या जाएंगे। ट्रेन 6 मार्च को अयोध्या से वापस आएगी। समाचार नंबर 7। गिरी नदी में गंदगी पर हाई कोर्ट सख्त, शिमला जल प्रबंधन निगम को जल्द समस्या का निपटारा करने के आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला को पानी मुहैया करवाने वाली गिरी नदी में गाद के कारण गंदगी से जुड़े मुद्दे के निपटारे हेतु उठाए गए कदमों की जानकारी देने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने शिमला जल प्रबंधन निगम को यह आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित की है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता विजय अरोड़ा द्वारा शिमला शहर में पानी की किल्लत से निजात पाने हेतु दायर जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को करीब 4 साल पहले आदेश जारी किए थे कि वह गिरी नदी में गंदगी से निपटने बाबत सभी पक्षकारों के साथ मीटिंग का आयोजन करें। इस दौरान सभी पक्षकारों को यह आदेश जारी किए गए थे कि वे यह सुनिश्चित करें कि गिरी नदी में किसी भी प्रकार का मलबा व कचरा न गिराया जाए। सदस्य सचिव पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग व वन विभाग को आदेश जारी किए थे कि वह संयुक्त निरीक्षण करें और पहचान करें कि ऐसे कौन से संवेदनशील स्थान हैं जहां पर अवैध तरीके से मलबे की डंपिंग की जाती है। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि इन स्थानों को तारों इत्यादि द्वारा सील किया जाए। SJPNL की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि गिरी नदी में गाद और अन्य तरह की गंदगी से निपटने के लिए नदियों की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली वोर्टेक्स सेपरेशन टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक तकनीक स्थापित की जाएगी। समाचार नंबर 8। शूलिनी यूनिवर्सिटी रिटर्न देने में अव्वल, विश्वविद्यालयों में देश में नंबर 1, दुनिया भर में चौथे स्थान पर। शूलिनी विश्वविद्यालय को निवेश पर सबसे मजबूत रिटर्न देने वाले विश्वविद्यालयों में देश में नंबर 1 और दुनिया भर में चौथे नंबर पर स्थान दिया गया है। प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन THI द्वारा दुनिया भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के फंडिंग इनपुट के सापेक्ष सर्वोत्तम परिणामों के लिए अपने विश्लेषण बैंड फॉर बक के तहत विश्व रैंकिंग जारी की गई है। THI टीम की डाटा टीम ने संगठन के पास पहले से ही उपलब्ध संख्याओं और डाटा को खंगालने के बाद एक ज्ञानवर्धक बैंड फॉर बक विश्लेषण तैयार किया। वैश्विक उच्च शिक्षा पर अपने पास मौजूद लाखों डाटा बिंदुओं के आधार पर डाटा वैज्ञानिकों ने 3 आय मैट्रिक्स संस्थागत आय, अनुसंधान आय और उद्योग आय का उपयोग करके रैंकिंग में प्रत्येक संस्थान को 1 अंक दिया है और उनकी तुलना अनुसंधान के शिक्षण और उद्योग के साथ काम के लिए स्कोर के साथ की गई है। फ्रांस में स्थित सोरबोन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी पेरिस साइट इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि यूके के ब्राइटन और ससेक्स मेडिकल स्कूल को तीसरा स्थान मिला है। शूलिनी विश्वविद्यालय, जिसे दुनिया भर में चौथा स्थान मिला था, ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि प्रसिद्ध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस श्रेणी में विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने इस उपलब्धि के लिए फैकल्टी और शोधकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एक गैरलाभकारी संस्थान है और मुनाफा कमाना कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि वैश्विक रैंकिंग के स्वर्ण मानक THI द्वारा रैंकिंग यह दर्शाती है कि कोई विश्वविद्यालय कितना कुशल है और वह अपने निवेश पर कितना रिटर्न देता है। समाचार नंबर 9। स्वास्थ्य कटौती प्रस्ताव पर हंगामा,
कटौती प्रस्ताव पर वोटिंग की इजाजत न मिलने पर विपक्ष की नारेबाजी। स्वास्थ्य कटौती प्रस्ताव के जवाब पर मंगलवार को सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए सीट पर खड़े होकर नारेबाजी की। दरअसल स्वास्थ्य पर कटौती प्रस्ताव में विपक्ष वोटिंग की मांग कर रहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर ध्वनिमत का फैसला किया और इसमें प्रस्ताव गिर गया। ध्वनिमत से प्रस्ताव गिरते ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा को भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे नाराज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत विपक्ष के सभी विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में वोटिंग पर हंगामा भोजनावकाश के बाद भी जारी रहा। भोजनावकाश के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया और इन हालात को सुधारने का आह्वान किया। इस पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सीट पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जिस समय ध्वनिमत से स्वास्थ्य पर कटौती प्रस्ताव गिरा, उस समय सदन में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। सत्ता पक्ष की सभी सीटें भरी हुई थीं। इससे साफ है कि बहुमत सत्ता पक्ष के साथ था। विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला कटौती प्रस्ताव पर दिया है, वह बिल्कुल सही है। सदन में विधायक विपिन सिंह परमार ने इसे धक्केशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में धक्केशाही को नहीं चलने दिया जाएगा। विपक्ष इसका विरोध करेगा। इसके बाद सदन में दोनों तरफ हंगामा हो गया। काफी देर तक नारेबाजी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। सरकार को श्राप लगेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता के प्रभाव में महत्वपूर्ण कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में मतदान होता है, लेकिन सत्ता पक्ष ने यह अधिकार विपक्ष से छीन लिया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को अब भगवान भी नहीं बचा सकता है और इसे विपक्ष का श्राप लगेगा। सदन में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे जाहिर है कि कांग्रेस बहुमत खो चुकी है। बहुत से लोग पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रस्ताव पर फैसला सही। कटौती प्रस्ताव पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सदन में कटौती प्रस्ताव के दौरान सत्ता पक्ष के सभी सदस्य मौजूद थे। इससे साफ है कि बहुमत सत्ता पक्ष के साथ था। विपक्ष के सदस्य कम होने की वजह से ध्वनिमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और यह निर्णय बिल्कुल सही है। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य बजट के कटौती प्रस्ताव पर ध्वनिमत का फैसला लेकर सही किया है। CHO नरसिंगोटिए के पद जल्द भरेगी सरकार। स्वास्थ्य विभाग में 1291 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। विभाग CHO के 530, नर्सिंग के 600, OTA के 136 और अन्य 25 पदों को स्वास्थ्य विभाग जल्द ही भरने जा रहा है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने मंगलवार को सदन में कही। वह स्वास्थ्य पर कटौती प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति दृढ़ संकल्प है। यही वजह है कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का फैसला किया गया है। 6 विशेषज्ञ इन अस्पतालों में तैनात होंगे। 134 लैब टेस्ट और चिन्हित अस्पतालों में CT स्कैन और MRI की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजिस्ट का भी प्रबंध किया जाएगा। उपकरणों की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ रुपए प्रति संस्थान बजट तय किया है। पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें IGMC और टांडा में आपातकाल सेवा में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए R&P नियम तैयार किए जा रहे हैं, जो एडवांस स्टेज में हैं। दवा माफिया पर नकेल कसने को लेकर भी कदम उठाए जाएंगे।
स्पीकर से मिले जयराम, बजट पर वोटिंग मांगी। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल के साथ विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से उनके कार्यालय में मुलाकात की। विपक्षी दल ने लिखित में स्पीकर से मांग की है कि बुधवार को विधानसभा में पारित किए जाने वाले अगले साल के बजट पर डिवीज ऑफ वोट किया जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि चाहे कट मोशन हो या कोई अन्य फाइनेंशियल विलय, विपक्ष हर मामले में वोटिंग चाहता है। राज्यसभा में हार के बाद राज्य सरकार के लिए बजट सत्र के आखिरी 2 दिन चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। दूसरी तरफ हिमाचल भाजपा ने हर्ष महाजन को राज्यसभा सांसद चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी है। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्यक नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सांगठनिक कार्यपद्धति से हर्ष महाजन हिमाचल के हितों की आवाज उच्च सदन में उठाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। हिमाचल विधानसभा में बहुमत के बावजूद कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है, मगर कांग्रेस की झूठी गारंटियों में पार्टी की अंतर्कल है और नेतृत्व में अविश्वास के चलते भाजपा के देवभूमि के स्थानीय प्रत्याशी की जीत यह दिखाती है कि जनता के साथ साथ कांग्रेसी नेताओं का विश्वास भी इस सरकार से उठ गया है। यह जीत भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं की जीत है। समाचार नंबर 10। सीआरपीएफ की सुरक्षा में पंचकूला पहुंचे 9 विधायक। क्रॉस वोटिंग के बाद पहले क्यारी बंगला में इकट्ठे हुए थे सभी एमएलए। विधानसभा में वोट देने के बाद कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक सदन में भी नहीं देखे गए थे। वे पहले शिमला और सोलन जिले के बीच क्यारी बंगला में एकत्र हुए और काफी देर वहीं रुके। यही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 3 बसें उनकी सुरक्षा के लिए आ गई। इसके बाद 9 विधायक यहां से पंचकूला के लिए निकल गए। हरियाणा पुलिस की अतिरिक्त टीम भी इनके साथ थी। बताया जा रहा है कि वे रात को पंचकूला में ही रुकेंगे और आगे की रणनीति उसके बाद तय होगी। इन विधायकों ने इनमें धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ से विधायक देवेंद्र भुट्टो, लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर, गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा, बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, नालागढ़ से केएल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा शामिल है। सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि ये विधायक 4 और विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बुधवार को ये विधानसभा में आते हैं या नहीं। राज्य सरकार के लिए बुधवार को विधानसभा के भीतर भी एक परीक्षा है। अगले साल के बजट को अभी मुख्यमंत्री ने पारित करना है, जिसके लिए कोरम की जरूरत सदन के भीतर होगी। मंगलवार को भी विपक्ष के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष को आनन फानन में सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। ऐसे में आक्रामक विपक्ष को संभालना एक चुनौती रहने वाली है। हुड्डाडी के करेंगे विधायकों से बात। शिमला। डीके शिवकुमार और भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश भेजा है। ये दोनों नाराज विधायकों से बात करेंगे। नाराज विधायक मुख्यमंत्री को बदलने के बाद ही किसी तरह के संवाद के मूड में हैं। मुख्यमंत्री बदलने की भी चर्चा छिड़ गई है। केंद्रीय नेताओं के संपर्क में है बागी विधायक। कांग्रेस के बागी विधायक बेशक राज्य सरकार या यहां के मंत्रियों से संपर्क न कर रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनके बजाय वे अपने परिवारजनों के संपर्क में हैं। ये सभी बागी विधायक कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में हैं। इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग का कारण और भविष्य के लिए विकल्प भी हाईकमान को बताए हैं। हालांकि इन पर कोई कदम उठाया जाता है या नहीं, यह भविष्य बताएगा।
पंचकूला पहुंचने और चुनाव का नतीजा आने के बाद पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए हर्ष महाजन को चुनाव जीतने की बधाई दी। शिमला वापसी की राह। वोटिंग के सारे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के 6 बागी विधायक 3 निर्दलियों समेत सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के पहरे में पंचकूला पहुंच गए। हालांकि एक बार देर रात पंचकूला से फिर शिमला के लिए निकल पड़े, पर बाद में ऐसी सूचना मिली कि सभी विधायक एक बार फिर किसी होटल में ठहर गए हैं। समाचार लिखे जाने तक एक बार ऐसी सूचना मिली कि सभी बागी शिमला लौट रहे हैं। हाईकमान ने साधा संपर्क। राज्यसभा कांग्रेस प्रत्याशी मनु सिंघवी की हार के बाद कांग्रेस की केंद्रीय हाईकमान ने भी सभी नाराज विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों से सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल की बातचीत भी हुई, पर अभी तक उन्हें मनाने में सफलता हासिल नहीं हुई है। समाचार नंबर 11। 2 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस। शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा न देने पर राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने मांगा जवाब। प्रदेश की 2 बड़ी निजी यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा न देने पर राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यूजीसी से अपनी शैक्षणिक योग्यता चेक करवानी होगी। इसके लिए नियामक आयोग की ओर से समय दिया गया है। मंगलवार को नियामक आयोग में निजी यूनिवर्सिटी के मामले में सुनवाई रखी गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। साथ ही एक अन्य मामले में एग्रीकल्चर कोर्स शुरू करने के बाद एनओसी नहीं ली गई थी, जिसके लिए भी आयोग ने नोटिस जारी किया है। नियामक आयोग ने अब यह तय किया है कि फीस, स्टाफ आदि का पूरा ब्यौरा अब ऑनलाइन देना होगा, ताकि यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की गड़बड़ न कर सके। हिमाचल में निजी विश्वविद्यालयों और निजी कॉलेजों पर अब नियामक आयोग की पूरी नजर रहेगी। निजी विश्वविद्यालय और निजी कॉलेजों के विद्यार्थियों व शिक्षकों की उपस्थिति का पूरा रिकॉर्ड अब ऑनलाइन रहेगा। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग इसके लिए ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। आयोग के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी थी। इसके तहत निजी विश्वविद्यालय में दाखिले, कौन कौन से कोर्सेज वहां चल रहे हैं, फीस और स्टाफ सहित अन्य सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। समाचार नंबर 12। विधायकों ने चली उल्टी चाल, अब आएगा सियासी भूचाल। हिमाचल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की राज्यसभा सीट के कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्त हुई सीट पर हुए चुनाव ने प्रदेश की राजनीति को जहां हिलाकर रख दिया, वहीं ऊना में भी राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में ऊना से कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग कर नए राजनीतिक समीकरणों को हवा दे दी है। वहीं अब राजनीति में भी फिर से नए समीकरण उभर कर सामने आएंगे। कुटलहड़ में देवेंद्र भुट्टो ने 32 साल बाद दिलाई थी जीत। ऊना जिला से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने इस बार अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें करीब 32 वर्ष का सूखा समाप्त कर कुटलहड़ में भी कांग्रेस पार्टी की जीत का परचम लहराते हुए देवेंद्र भुट्टो ने जीत दर्ज की थी। देवेंद्र भुट्टो मूलतः भाजपा के सदस्य रहे हैं। देवेंद्र भुट्टो भाजपा से कांग्रेस में आए थे तथा कांग्रेस का टिकट हासिल कर उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी व 4 बार लगातार विधायक रहे व पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को पराजित कर इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 7 चुनावों से जीत के सूखे को मिटाकर भाजपा को झटका दिया था। वहीं अब 15 माह के सुक्खू सरकार के कार्यकाल के दौरान ही देवेंद्र भुट्टो ने एक बार फिर से पलटी मारते हुए कांग्रेस पार्टी को ही जोरदार झटका दे डाला है।
राज्यसभा चुनाव में देवेंद्र भुट्टो ने पार्टी लाइन से हटकर भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान कर दिया। हालांकि इसकी आशंकाएं पिछले कुछ समय से व्यक्त की जा रही थी। देवेंद्र भुट्टो को सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा का नजदीकी भी माना जाता है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के विरोध में भाजपा के पक्ष में जाकर मतदान करने से देवेंद्र भुट्टो ने अब जहां पूरे प्रदेश में कांग्रेस को झटका दिया है, वहीं कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में भी अब पार्टी के समीकरण बिगड़े हैं। गगरेट से चैतन्य शर्मा रिकॉर्ड मतों से बने थे विजेता। दूसरी तरफ गगरेट विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के सबसे युवा विधायक चैतन्य शर्मा ने कांग्रेस सीट पर जीत दर्ज की थी। चैतन्य शर्मा ने भी सुक्खू सरकार के विरुद्ध जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान कर नए राजनीतिक गठजोड़ के संकेत दिए हैं। चैतन्य शर्मा ने 2020 में जिला परिषद चुनावों में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया था। विधानसभा चुनावों में भी उनकी भाजपा से भी चुनाव लड़े की अटकलें लगती रही। अंततः चैतन्य शर्मा ने कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद भी चैतन्य शर्मा ने कांग्रेस संगठन को तवज्जो न देते हुए अपने एनजीओ वाईएसपी के माध्यम से लोगों से संपर्क बनाए रखा, जिससे उनके कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक टिके रहने को लेकर अटकलें व क्यास लगने शुरू हो गए थे। चैतन्य शर्मा ने इसी बजट सत्र में अपनी ही सरकार के विरुद्ध 100 के करीब सवाल दागकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के उपरांत बदली परिस्थितियों में अब गगरेट विधानसभा क्षेत्र में भी नए राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आएंगे। वहीं गगरेट में भी अब चैतन्य शर्मा को लेकर भाजपा क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।